बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। अपने साथ ही अपने मेहमानों का तारुफ भी मैं आपसे करवा देती हूँ। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार पीजे मीर साहब, रिजवान रज़ी साहब, अनवर रज़ा साहब और माहिर कानून यासीन आज़ाद साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। तो नाज़रीन, खबर ये है कि हाल ही दिनों में दहशत गर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात पर आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें दहशत गर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ने के अज़्म का इआदा किया गया। फितना अल खवारिज के खिलाफ जोरदार कार्रवाइयाँ जारी रखने और अफगान अबूरी हुकूमत पर जोर दिया गया कि वो TTP की मौजूदगी से इनकार करने के बजाय इसके खिलाफ ठोस और अमली इक़दाम करे। दूसरी जानिब कल से बानी तहरीक इंसाफ के खत का मीडिया पर भी बहुत चर्चा था। हर कोई इस खत को अपने रंग में बयान कर रहा था, कोई इसे खुशाइंद और तो कोई इसे कशीदगी बढ़ाने के मुतरादिफ करार दे रहा था। लेकिन आज सिक्योरिटी ज़राए ने ऐसे किसी भी खत के मौसूल होने की तरदीद की है और वाज़े बता दिया गया है कि हमें ना तो ऐसा कोई खत मौसूल हुआ, ना ही ऐसे किसी खत को पढ़ने में दिलचस्पी है। साथ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मशवरा दे दिया गया है कि अगर किसी भी मामले पर बात करना चाहते हैं तो सियासतदानों से करें। उधर अली अमीन गंडापुर के इंटरव्यू का भी बहुत चर्चा है। अपने इंटरव्यू में वो दावा ये करते हैं कि बानी तहरीक इंसाफ के डियाला जेल से कहीं और मुंतकिली पर काम जारी है। वो ये भी दावा करते हैं कि 26 नवंबर से पहले बानी PTI की मुंतकिली के लिए 80% मामला तय हो गए थे, जबकि इसके बाद मामला 99% तक पहुंच चुका था और अब भी मामला इन प्रोसेस में है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि अगर PTI बैकडोर राबतों में मसरूफ है तो ये 8 फरवरी का एहतजाज है किसके लिए और किन के खिलाफ है? यहाँ सवाल अली अमीन गंडापुर साहब के दावे पर भी है कि आखिर इसमें कितनी सदाकत है। आलमी मंजरनामा पर नजर दौड़ाएं तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से तिजारती छेड़छाड़ ने 2 आलमी मईशतों को आमने सामने ला खड़ा किया है। अमरीका के चीनी मसनूआत पर 10% टैरिफ के रद्द अमल ने चीन ने भी अमरीकी मसनूआत पर 15 से 20% टैक्स लगा दिया है। इस रद्द अमल के बाद तिजारती कशीदगी मजीद बढ़ने के इम्कान भी मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर तिजारती जंग शदीद होती है तो इसके पाकिस्तान जैसे गरीब ममालिक पर असरात कैसे और क्या मुरतब हो सकते हैं और वो कितने मुहलिक साबित हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हवाला दूंगी आपको उस खत का जो कि कल बानी PTI ने लिखा था, लेकिन पीजे मीर साहब आज तरदीद सामने आ गई और ये तक कह दिया गया, देखिए जिनको भेजा था उन्हें मौसूल तो नहीं हुआ, लेकिन जिनको मौसूल होना था उन्होंने कहा पढ़े बगैर भी हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। ये क्या एक क्लियर मैसेज है या फिर जो खबरें ये भी हैं कि बैकडोर चैनल जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं और हरकत में हैं? आपकी खबर क्या कहती है? देखिए, ये जिस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं ये कोई नई स्टेटमेंट नहीं है। PTI के जो भी इनके जो लीडर हैं इमरान खान, जो भी स्टेटमेंट देते हैं बाहर मैं इसको देखता हूँ क्योंकि उसकी तो कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है। मैं देखता हूँ कि ये जो स्टेटमेंट्स देते हैं ये लोगों को जिंदा रखने के लिए देते हैं। अच्छा। लोगों को कॉन्फिडेंस देने के लिए देते हैं, पार्टी में कॉन्फिडेंस देने के लिए देते हैं, ये सब करते रहे। नहीं, ये जो खत है आप इसको स्टेटमेंट कह रहे हैं या वाकई आपको लगता है कि खत लिखा गया है? नहीं जी, अगर लिखा गया तो आपको फिर दूसरी साइड से इंफॉर्मेशन मिल जाती ना। अच्छा। उन्होंने कहा हमें तो कुछ नहीं मिला, सो सिंपल एज दैट। अगर उन्होंने लिखा है फिर एक ना एक तो कोई झूठ तो बोल रहा है। हाँ। तो इस झूठ को मैं समझता हूँ आप इसको कन्वर्ट कर दें इनटू पॉलिटिकल स्टेटमेंट कि हाँ जी उन्होंने खत लिखा है, ये होगा, बात होगी, फलाना होगी। दूसरी साइड कहती है हमें तो हमारे साथ बात नहीं हुई है और हमारे साथ बात भी ना करें, आप करें अपने पॉलिटिकल एडवर्सरीज के साथ। तो ये जो गेम चल रही है पिंग पोंग, ये मेरी नज़र में ये पॉलिटिकल गेम है जिसके अंदर मैं समझता हूँ इनके जो लीडर्स हैं PTI के, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को रैली करें। 8 फरवरी का डेट भी एक दे दिया है, तो रैली करें। हाँ जी, बातचीत भी हो रही है, लेकिन अगर नहीं बातचीत होती है तो फिर हम ये रद्द अमल करेंगे। अभी आपने कहा ना कि अपने वर्कर को चार्ज रखने के लिए भी इस किस्म की स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं। आपको नहीं लगता कि फिर आज का जो जवाबन बयान सामने आया उससे ये खबर या ये जो भी अमल था, जो भी एक्टिविटी थी, वो बाउंस बैक हो गई? नहीं जी, गले पड़ देखो सकती? हमारा जो वर्कर है ना, जो हर पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर, ये अनफॉर्चुनेटली क्लोन्ड है। अच्छा। ये जिस तरह मैं एग्जांपल कई दफ़ा देता हूँ, रज़ी को भी पता होगा, एक कोई रिपोर्टर था तो उसने कहा जी कि एक जाके लाहौर में कि नवाशी तो बहुत चोर है। उन्होंने कहा हाँ जी। उन्होंने कहा नवाशी लुट के ले गया। हाँ जी, हाँ। अच्छा, नवाशी ने बेड़ा कर दिया। हाँ। अच्छा, वोट किसको देंगे? नवाज शरीफ को देंगे। सो द क्वेश्चन इज कि ये हर तरफ है। ये नवाज शरीफ नहीं, हर जगह जो आपका फिक्सेटेड वर्कर है, सिर्फ एक वर्कर पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में भाग गया या इधर तितर बितर हो गया, वो पीपल्स पार्टी का। अच्छा। पीपल्स पार्टी कराची से लेके लंडी कोतल तक एक। अच्छा, इससे पहले क्या मीर साहब आपने इस पे मुझे कमेंट करना है। अली अमीन तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक सूबे के वज़ीर आला हैं और माना जाता है उन्हें कि आर्मी चीफ तक या फिर हमारी मुक़तदरा तक अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से किसी की एक की रसाई है तो वो इनकी है। मुज़ाकराती दौर में भी बड़े पेश रहते हैं।
कितनी सदाकत है अली मीन की बातों में? वो कह रहे हैं कि 90% मामला तय थे और अभी भी 1-2 रोज में और मुलाकातें हैं। हाउ डू यू सी दिस, और कितना इंपॉर्टेंट है आप इस इंटरव्यू की टाइमिंग को कितना देख रहे हैं? देखिए सर, आप ये जो अभी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि जी हम तो बात करना चाहते थे, भाई पहले तो जो चेयरमैन है वो तो मैंने बात करनी नहीं है, तो करप्ट है। आपको सबको पता है क्या ये स्टेटमेंट्स आ रही थी। अब अगर आप कहते हैं कि अब एक टिल्ट आया है या आप कहते हैं अपने आप को रिव्यू कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है, बट द क्वेश्चन इज कि जेल के अंदर से एक स्टेटमेंट आ रही है और दूसरी तरफ से दूसरी स्टेटमेंट आ रही है, और ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है ये मेरा ख्याल है कि पीटीआई को नुकसान दे रही है। अच्छा। यहाँ जब तक एक यूनिफाइड स्टेटमेंट नहीं आती है, आप देख लें कि जो इस वक्त जो चेयरमैन है वो एक कुछ और स्टेटमेंट दे रहे हैं, कुछ और स्टेटमेंट दे रहे हैं, कहीं से और स्टेटमेंट आ रही है। वो जो एक उसने पता नहीं क्या लफ्ज इस्तेमाल किया था, पता नहीं क्या हो गया, वो मरवत आप याद है ना स्टेटमेंट, वो मैं दोहराना नहीं चाहता, एग्जैक्टली। तो वो कुछ करते, सो यहाँ एक हलचल मची हुई है, नोबडी नोज के व्हाट इज गोइंग ऑन। ठीक है, क्योंकि अगर जब तक ये जो हमारा एक यूनिफाइड एनालिसिस का भी है, हर चीज है, जब तक बातचीत नहीं होगी आप आगे नहीं जा सकते। ठीक है। रिजवान रज़ी साहब, क्या बातचीत करने के लिए ही ऐसे मामलात या हालात पैदा किए जा रहे हैं? क्योंकि जो अली अमीन साहब की स्टेटमेंट है, मैं अगेन आना चाहती हूँ कि इस इंटरव्यू में की गई बात की टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तरफ 8 फरवरी का प्रोटेस्ट है और अगर क्या कहते हैं मुज़ाकरात नहीं हो रहे तो भी 8 फरवरी का दिन डिसाइड करेगा कि बातचीत हो रही है या नहीं हो रही है। क्योंकि लाहौर में बड़ी एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, 8 फरवरी को दौलत मुश्तरका की इंटरनेशनल पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस जो है वो ऑर्गेनाइज होने जा रही है। क्योंकि अगर जलसा या कुछ भी ऐसा होता है तो फिर आपको पता है ना, कंटेनर, पकड़ धक्कड़, एहतजाज, छोटी छोटी रैलियां, कहीं ना कहीं तो चीज़ों को नॉर्मलाइज करने के लिए पंजाब गवर्नमेंट की भी कोशिश होगी कि मामला बेहतरी से चलते रहें। तो आप क्या फोर्सी कर रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं अली अमीन गंडापुर साहब का नदीम मलिक को दिया गया इंटरव्यू जो है उसमें जो 2 फिक्रे मेरे कान में पड़े थे, जी जी, मैं उनको रिकॉर्ड पे लाना चाह रहा हूँ। एक तो उन्होंने कहा कि ये जो बानी पीटीआई को अडयाला से कहीं पे मुंतकिल करने की बात किसी और की नहीं, मेरा आइडिया था और मैंने प्लीड किया। उन्होंने कहा जी आपने कब प्लीड किया, आपके साथ कोई मुज़ाकरात हुए? उन्होंने कहा मुज़ाकरात नहीं हुए, मैं चूंकि एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा हूँ, मैं एक सूबे का चीफ मिनिस्टर हूं, तो मैं मुख्तलिफ मामलात में जब भी मुझे मौका मिलता रहा, जब भी उनके साथ इंटरेक्ट होता था, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करता था और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कभी सुना जाता था, कभी नहीं सुना जाता था। ये भी उन्होंने उसी इंटरव्यू के अंदर कहा कि वो मुंतकिल कर कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे और मुंतकिल करने का आइडिया भी इनका ज़ाती था, जिसके बारे में हमने यहाँ पे दिखाया कि वो 99% तक पहुँचने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो आइडिया प्योरली उनका था, उधर से मतलब वहाँ से कोई ऑफर नहीं। अच्छा, अगर हम इसको देख लें तो देखिए, हैविंग सेड दैट, अगर गंडापुर साहब जो हैं वो इस मामले को आगे प्लीड करना चाह रहे हैं तो फिर हमें वो स्टेटमेंट नहीं हम ओवरलुक कर सकते जिसमें कहा गया है कि सियासी मामलात हैं, भले आपने एग्जेक्टिव डिसीजन के जरिए कोई रिलीफ लेना है या जो कुछ भी करना है आप उनसे मुज़ाकरात कीजिए। ठीक है। अच्छा, मुझे एक और चीज़ का इसी सिलसिले में जवाब दीजिए। जो 8 फरवरी का प्रोटेस्ट है, देखिए स्वाबी में तो कोई मसला नहीं है ना, गवर्नमेंट को भी फेडरल को भी, आपका सूबा आप जो मर्जी करें, वफाक के लोग भी यही कहते रहते हैं कि आपने जो करना है केपीके में करें। लेकिन अगर लाहौर में जलसा होता है या जलसा नहीं होता है, आपको लगता है कि ये बड़ा मीनिंगफुल आंसर होगा हम सभी लोगों के लिए भी और हुकूमत वक्त के लिए भी, जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकें या जवाब जानने की कोशिश कर सकें कि आया कि वाकई बातचीत पीछे चल रही है या नहीं चल रही? लाहौर के अंदर वही एडमिनिस्ट्रेशन है, वही पुलिस है जो कि 25 मई को थी, जो कि 24 नवंबर को थी, जबकि हमाद अजहर साहब जो थे वो अपनी वीडियो डाल के कि वो रावी का पुल जो है वो कश्ती पे बैठ के क्रॉस कर रहे हैं, उसके बाद किसी को नजर नहीं आए थे। लाहौर और फैसलाबाद और सरगोदा से पंजाब पुलिस ने कोई बंदा उस एहतजाज में नहीं जाने दिया था, तो इसलिए लाहौर का जवाब तो पहले आ चुका हुआ है। शायद इसीलिए वो जो कॉन्फ्रेंस है आपने जो दौलत मुश्तरका की पार्लिमानी जो है उसको लाहौर में मुंतकिल किया गया है कि लाहौर ने जिसे कहते हैं पंजाबी में कुस्कने नहीं दिया था। अब आ जाइए दूसरी तरफ कि देखिए ये जो होना है, जो कुछ भी होना है, मेरे पास जो इतला है और दोनों साइड से इतला है, वो ये है कि आपको सरप्राइज भी मिल सकता है।
कि नहीं, 8 किसके से हक में सरप्राइज? मतलब दोनों पार्टियों के लिए विन विन सिचुएशन भी हो सकती है कि 8 से पहले कोई ऐसी अनाउंसमेंट आए कि वो इस एहतजाज को मुलतवी करने का ऐलान भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ये नहीं कि वो कहीं ना कहीं फिर बातचीत हो रही है तो एहतजाज मुलतवी हो वही सकता है जो ना? कल मैंने अर्ज किया था इसी प्रोग्राम में याद सरदार याद सादक साहब के हाँ घर पे जी। जो मुलाकात हुई थी, हाँ जी। वही कोई है, कोई बातचीत आगे बढ़ रही है। बाकी अनवर रजा साहब हमसे बेहतर जानते हैं। अनवर रज़ा साहब की तरफ भी मैं जाती हूँ, जरा मैं थोड़ी सी मामलात को ना और आसान करने के लिए, समझने के लिए मुझे इजाजत दीजिए अनवर रज़ा साहब। यासीन आज़ाद साहब की जरा मैं राय शामिल कर लूँ। यासीन आज़ाद साहब, मुझे ये बताइएगा कि पॉलिटिकल, अगर मैं थोड़ा सा आपसे रेफरेंस शेयर भी कर लूं कि इस वक्त तो सिचुएशन वैसी ही डेवलप होती हुई नजर आ रही है 8 फरवरी की, जैसे कि 24 नवंबर के हवाले से थी ना कि संजानी में जलसा कर लें और बनीगाला मुंतकिल कर देते हैं एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन मीनवाइल अगर इसी किस्म की ऑप्शंस या बातों पर कोई गौर खौज भी किया जा रहा है तो कानूनी मामलात में पीटीआई को कहां पर कोई ना कोई ईज मिल सकता है, आसानी हो सकती है? ऐसे कौन से केसेस हैं कि जिनकी बिना पर हम ये कह सकते हैं कि बनीगाला मुंतकिल भी किया जा सकता है, या फिर ये वो ऐसे केसेस हैं कि जिनके ऊपर थोड़ी सी नरमी बढ़ती जाए और मैसेज कन्वे या सीबीएम्स दिए जाएं कि हाँ मामलात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं पीटीआई के हक में? चलें, यासीन आज़ाद साहब से दोबारा मैं राब्ता करने की कोशिश करती हूँ, शायद कोई टेक्निकल एरर है, वो मेरा सवाल नहीं ले पाए हैं। अनवर रज़ा साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि अली अमीन गंडापुर को इस टाइमिंग्स में ऐसा बयान देने की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्या वो ये जेस्चर देना चाह रहे हैं कि वो अभी भी पार्टी में रेलिवेंट है, लाइमलाइट में आना चाह रहे हैं, क्लैरिटी देना चाह रहे हैं कि वो डील मेकर भी हैं, डील क्रैकर भी हैं? क्योंकि आतिफ खान और जुनैद अकबर साहब के बाद एक ऐसा तासुर आ रहा है ना कि जैसे शायद उनकी वो इंपॉर्टेंस, वो वक़्त रही नहीं है। ज़रिया, बहुत शुक्रिया। 26 नवंबर से पहले तक की जो गुफ्तगू है वो बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा। अली अमीन गंडापुर इस्टेब्लिशमेंट से और बुशरा बीबी राब्ते में रहे, बैकडोर इनके राब्ते भी रहे, और अब 26 नवंबर के बाद वो बात नहीं है। 26 नवंबर से पहले की बात उन्होंने दुरुस्त की और हम भी कहा करते थे। अब आगे खत की बात। देखिए, खत दूसरी जानिब से जब उसको इनकार किया जा रहा है, वो क्यों कर किया जा रहा है? ये इस वजह से भी किया जा रहा है कि जो मौजूदा सेटअप है, उन्होंने जिस तरह बानी पीटीआई को 26 नवंबर के बाद कमज़ोर किया उनकी जमात को, और मैंने आपको कल भी अर्ज किया था कि पॉलिटिकली जो सियासी कुव्वत के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हासिल करना चाहती थी वो ना कर सकी, जिसकी वजह से उनको मुज़ाकरात में भी 2 कदम पीछे हटना पड़ा। अब देखिए, एस्टेब्लिशमेंट पहले भी ये बात करती थी पब्लिकली कि आपको अगर बात करनी है तो पार्लियामान के अंदर कीजिए, आप सियासी जमातों से बात कीजिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस तरफ नहीं जाया करती थी, लेकिन अब सियासी तौर पर कमजोर होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि वो पॉलिटिकल डायलॉग को दोबारा शुरू करे। और 8 के बारे में मैंने कल भी आपसे अर्ज किया था, एक सीनियर ऑफिशियल ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये मैसेज दिया है कि अगर आपने 26 नवंबर वाला वाकया दोहराने की कोशिश भी की तो फिर 8 फरवरी को का दिन जो है वो आप भूल जाएंगे। अच्छा, तो लेकिन मेरे अनवर से मेरी बात सुनिएगा। अभी प्रोग्राम के आगाज से पहले मैं और मीर साहब भी गुफ्तगू कर रहे थे। मीर साहब ने कहा कि 26 नवंबर को गोली ही चलना थी ना, चल गई। इसके बाद आपको लगता है कि कोई डर, कोई खौफ रह गया सामने वालों में? अब कुछ भी कहते रहे, कोई भी स्टेटमेंट आती रहे, आपको लगता है कि कारकुनान के दिल में जो एक डर था, जो खौफ था, अब वो वाला बुत भी मुकम्मल तौर पर टूट चुका है? अब शायद इसकी भी उनको वो नहीं रहेगी कि गोली चल सकती थी, गोली तो चल गई। देखिए जरा, आप गोली चल गई, उसके बाद की जो सिचुएशन है हमें उस पर भी गौर करने की जरूरत है। उस 26 नवंबर के वाक़े के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान में बहुत मायूसी पाई जाती है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर रात में उन्होंने गाड़ियां तब्दील की और वो जिस तरह पेशावर पहुंचे, आपके सामने ये सारी सिचुएशन। इस मामले पर देखे, जिन्होंने तो गोलियां खाई, क्या ये गोलियां खाने के लिए कारकुनान रह गए हैं? इस पर बड़े कंसर्न्स हैं इन कारकुनान के। वहां पर मैंने आपको उस दिन भी अर्ज किया था कि अगर बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर डी चौक की तरफ चलते तो हालात आज ये ना होते। 26 नवंबर के बाद कारकुनान में जो अदम तहफ़्फ़ुज़ पाया जाता है वो बढ़ता चला जा रहा है। उसकी वजह आप देख लीजिए कि उस वक्त अगर कोई कारकुन की जगह पर वहां कोई लीडर ही खड़ा होता, उससे गोली ना भी लगती, कम अज कम वो उनके साथ तो खड़ा होता। जिस तरह बेयारो मददगार अपने कारकुनान को छोड़कर आप चले गए, तो उससे आप ये मत समझिए कि अब बड़ा उनमें बूस्ट आया होगा। उस गोली चलने के बाद लोग डरे हुए हैं, खौफजदा हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, गोली के बाद इलाज मुआवजे की बात की गई, फिर जो लोग जिन्हें गोलियां लगी, जो जान से गए, फिर उनका क्या गया, उनकी फैमिलीज का क्या गया। लिहाजा ये नहीं कहा जा सकता कि इसके बाद बड़ा चार्ज हुआ होगा क्राउड। इसके बाद खौफ की एक कैफियत जो है वो बड़ी है। उसके बाद जिस तरह
आप भी कह रहे हैं कि अब मैं मोबिलाइज आपको करना लोगों को थोड़ा सा टफ हो जाएगा पीटीआई पंजाब की क़यादत के लिए। मुझे जरा आगे बढ़ने का मौका दीजिए। यासीन आजाद साहब, मैं आपसे जानना है चाह रही हूँ कि अगर कोई ना कोई चले बैकडोर राब्ता जो है वो बहाल हो भी जाते, बिल्कुल वैसे ही जैसे 26 नवंबर से पहले थोड़ा 8 फरवरी का एहतजाज है, अगर ऐसा होता भी है तो क्या कानूनी महाज पर पीटीआई को कुछ ना कुछ केसेस में रिलीफ मिल सकता है? और वैसे कौन से केसेस हैं कि जहां पर पीटीआई को कुछ दे सकती है गवर्नमेंट या एस्टेब्लिशमेंट, या बुशरा बीबी की रिहाई? जरा रहनुमाई तो कीजिएगा कानूनी मामले में हमारी। जलसे जुलूसों से तो अदालतों की तरफ से तो आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। अदालतों की तरफ से रिलीफ तब भी मिलेगा जब आप अदालतों में जाएंगे, अच्छे वकीलों की टीम खड़ी करेंगे, वहाँ पर केस के हवाले से अपने आर्गूमेंट करेंगे, तो कोर्ट ने ये तय करना है कि किसी को रिलीफ मिलना है या नहीं मिलना। आप जलसे जुलूस शो कर लें, अदालत की तरफ से आपको कोई रिलीफ मिलने के कोई इम्कानात नहीं हैं। बदकिस्मती इस मुल्क की ये है कि बानी पीटीआई मेरी समझ में नहीं आता कि वो एक्चुअली चाहते क्या हैं। जब उन्होंने मुज़ाकराती टीम बनाई, आज खुद उनका चीफ मिनिस्टर KPK ये कहता है कि तकरीबन 99% हमारे मुज़ाकरात कामयाब हो गए थे। कमाल के लोग हैं कि अगर 99% मुज़ाकरात कामयाब हो गए थे तो जो आपकी मुज़ाकराती टीम थी, उन्होंने मुज़ाकराती टीम में जाके जो डेट फिक्स थी उसमें नेगोशिएशन के लिए पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया? दूसरी बदकिस्मती इस मुल्क की ये है कि भाई पीटीआई के अंदर अभी तक ये बात तय नहीं हो सकी कि इनका लीडर कौन है। अच्छा, क्या बानी पीटीआई का हुक्म चलता है या चीफ मिनिस्टर KPK का चलता है या बैरिस्टर गौर का चलता है? ये तो क्लैरिटी है कि जो भी होता है वो बानी पीटीआई की मर्जी और रजामंदी से होता है। लेकिन मैं अभी तक एक जवाब पे जरा थोड़ी अटकी हुई हूँ। आपकी गुफ्तगू में आपने कहा ना कि इन लोगों को अच्छे वकील करने की जरूरत है। ये अच्छे वकील से क्या मुराद है आजाद साहब? हामिद खान, फैसल चौधरी, सलमान अकरम राजा, इसके अलावा भी चंद और बड़े अहम वकील हैं। आपकी नजर में अच्छे वकील नहीं है? ये अच्छे नाम है लीगल फर्टेनिटी। नहीं, आप ये बताएं कि हामिद खान कितने केसों में जाके पेश हुए हैं, मुझे तो इतना बता दें। और फैसल चौधरी साहब को अगर आप बड़े वकीलों में शुमार कर रहे हैं तो मैं इसके मतलब कोई कमेंट्स करने के लिए तैयार नहीं हूँ। और इससे पहले जितने भी वकील आए हैं, आप ये बता दें कि जिन अभी आप डिस्कशन में हिस्सा लेते हुए हम ये बात कह रहे थे कि लोगों को गोलियाँ मारी गई, तो क्या जिन लोगों के बच्चों को मारा गया, गोली मारी गई, वो मारे गए, तो क्या किसी के वारिस ने आके किसी चैनल पे ये बात कही कि मेरा बेटा मर गया, मेरा भाई मर गया, मेरा खामद मर गया? और आपने खुद देखा होगा कि सरदार लतीफ़ खान खोसा जैसा सीनियर वकील बाकायदा चैनल पे बैठकर ये कहते हैं कि 278 आदमी मरे हैं 26 नवंबर को, और बाद में स्टेटमेंट आया कि 12 मारे। वो 12 कौन लोग हैं? और अगर ये वैसे बात तो एक्सेप्ट की जाती है कि खोसा साहब ने चीजों को बड़ा मैनिपुलेट किया, जिसका खुमियाजा खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भुगतना पड़ा। लेकिन हमारी तरह थोड़ा सा निशानदेही कीजिएगा इस मामले पर, थोड़ी रहनुमाई कीजिएगा कि अगर बानी पीटीआई को जरूरत आन पहुंची बनी गाला मुंतकिल करने की, और ऐसा कुछ किया भी जाता है उनको ईज देने के लिए, उनकी मतलब इनके मामलात को या मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए, जितना सेंचुरी के हिसाब से उनके ऊपर केसेस हैं दर्जन भर, अब आपको लगता है कि इतने ज़्यादा केसेस होने के बावजूद कोई ना कोई ऐसी सूरत हाल डेवलप हो सकती है, कोई रास्ता बंद गली से निकलता हुआ नजर आ जाए उम्मीद का दिया कि हाँ उनको इन बुनियादों पर जो है वो बनी गाला मुंतकिल किया जा रहा है, ये किसी और मुकाम पर जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है अडयाला जेल से? देखें, जहाँ तक उम्मीद के दिए का ताल्लुक है वो तब भी चलेगा जब आप बाकायदा मुखलिस होकर मुज़ाकरात करेंगे हुकूमत के साथ। आप कभी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करते हैं, कभी कहते हैं हम एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे, और जिस तरह एक ख़त का चर्चा हुआ वो आपके सामने है। सवाल ये पैदा होता है कि मुज़ाकरात तो तब ही होते हैं ना जब आप बात को लेकर आगे बढ़ते हैं, और दूसरा फिर बानी पीटीआई सज़ा याफ्ता हैं, और आपको पता 190 मिलियन पाउंड में उनको 14 साल की सज़ा है। मामली उनकी अपील मेरे ख्याल में अभी तक भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रॉपर वे में दाखिल नहीं हुई है। आप उस सज़ा याफ्ता आदमी के मतलब ये कह देना कि आपका कोर्ट की मर्ज़ी के बगैर उसको उठा के बनी गाला भेज देंगे, क्यों भेज देंगे? फिर भाई ये पाकिस्तान के जितने लोग जेलों के अंदर हैं उनका क्या कसूर है? तो अब सूरत जो है वो आपके सामने है
कि बानी पीटीआई पहले ये तो तय कर लें सर वैसे कि वो हमारे मुल्क किससे में मुज़ाकरात 50 करना रुपए के चाहते हैं। स्टाम्प पेपर पे लोग मुल्क से बाहर चले जाते हैं, तो आप कह रहे हैं कि सजा याफ्ता मुजरिम 190 मिलियन पाउंड कैसे, ये कुछ इम्पॉसिबल सी बातें लगती हैं। हाँ आईन और कानून के मुताबिक हो तो जचती हैं, लेकिन ऐसा है नहीं बहरहाल। इसका मैं जवाब देता हूँ। जी जी मुख्तसर, मुझे जो ब्रेक की 50 नौबत है। रुपीस हाँ। का आप हवाला दे रही हाँ है, जी। नहीं जो 50 रुपीस का आप हवाला दे रहे हैं, हाँ। इससे पहले मेडिकल बोर्ड बैठा है या नहीं बैठा? क्या मेडिकल बोर्ड ने ये नहीं कहा कि ये आदमी इंतहाई बीमार है? उस मेडिकल बोर्ड का हेड कौन था? मैडम वो जो है आजकल जेल में है, जी, वो जी, थी डॉक्टर यास्मीन मिनिस्टर राशिद साहिबा, हेल्थ। ठीक है। उन्होंने उन्होंने बोर्ड से अप्रूव किया कि आदमी बीमार है, भेज दें। बाद में आपने गारंटी दे के भेजा, कोई तरीका कार आपने तय किया ना। आप भी बनी गलत तब पहुंचेंगे जब किसी से नेगोशिएशन करेंगे, एक रास्ता ठीक है, लेकिन इसके ऊपर भी पीटीआई की तरफ से उनके तर्जुमान है वो क्लैरिटी दे चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब जिस तरीके से मुल्क से बाहर गए हैं उसमें हमारा अमल दखल है या हमारा लेना देना कोई नहीं था। इस मामले में सारी डील या जो बातचीत थी वो उस वक्त के आर्मी चीफ बात तो साहब से हो चुकी थी। यासीन हसन साहब, उसका तो हुकूमत किसकी थी? ठीक है उसकी हुकूमत चलिए पॉइंट आपका आ गया। हुकूमत किसकी थी? मुझे ब्रेक लेने दीजिए, मुझे ब्रेक लेने दीजिए। वापस आ रही है, कंटिन्यू कर लीजिएगा आप अपना कमेंट। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। नाज़रीन, आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें शहदा को खराज अक़ीदत पेश किया गया और कश्मीरियों से इजहार यकजहती किया गया। इसके अलावा फितनल ख़वारिज की पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के मुसलसल इस्तेमाल पर गहरी तशवीश का इजहार भी किया गया। और हमने इसमें देखा कि एलामे के मुताबिक आर्मी चीफ ने अफगान बुरी हुकूमत को फितनल ख़वारिज की अफगानिस्तान में मौजूदगी से इनकार की बजाय अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने देने पर भी मौसर कार्रवाई का मशवरा दिया है। पीजे मीर साहब, इंतहाई इंपॉर्टेंट फैक्टर है पाकिस्तान के अमन से यूँ कह लीजिए कि बिलवास्ता या बिलावास्ता जुड़ा होना। अफ़गानिस्तान के सरजमीन पर जो मुसलसल सिचुएशन हम देख रहे हैं और चूँकि बॉर्डर हमारे साथ लगते हैं, साथ जुड़ते हैं, सर क्या इसको प्रिडिक्ट करेंगे आप आने वाले दिनों में? देखिए, नंबर वन जो कोर कमांडर की मीटिंग होती है, ये वो मीटिंग है, शायद लोगों को नहीं पता, जिसमें सारे जनरल्स खुल के बात करते हैं। अच्छा। और आर्मी चीफ के साथ खुल के बात होती है और उसमें कोई वो कहते हैं कुछ इधर उधर की बात छुपी नहीं रहती। तो ये आप जिस तरह ये आपने कहा, शहादा की भी बात होती है, मुल्क के जो अफेयर्स हैं उनको रिव्यू भी किया जाता है। फिर मिलिटरीली जो अब आपने जिसकी निशानदेही की है अफ़गानिस्तान की, आई थिंक इस पे बहुत गौर और फिक्र होता है। और ऑब्वियसली जनरल्स जो बाकी होते हैं वो अपनी एडवाइस देते हैं चीफ को, एंड ये वहाँ से चलते हैं। लेकिन देखो, ये जो मसले जिसकी हम बात कर रहे हैं, उन्होंने तो बिटवीन क्लोज डोर्स जो कर लिया है, जो करेंगे वो जानते हैं। जब तक हम हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं करेंगे, ये प्रॉब्लम जो है ये पाकिस्तान में भी होगी, अफगानिस्तान में भी होगी और हिंदुस्तान में भी होगी। इसलिए क्योंकि इन दोनों ममालिक के अंदर एक ईगो प्रॉब्लम है। ठीक भाई, जब तक तुम ये जो तुमने जिनको सेफ हेवन दिए, पाकिस्तान को ब्लेम करता है ना अमेरिका, हाँ जी, हाँ और जी। दूसरे करते हैं कि हमारे पास सेफ हेवन्स नहीं है। हम तो आपको कहते हैं कि प्लीज इंटेलिजेंस शेयर करें, अगर हमारे अंदर है हम उनको पकड़ेंगे। लेकिन अगर आपके अंदर से जरा आके कोई जो आपने अपने वो क्या कहते हैं जो बिठाए होते हैं बलूचिस्तान के अंदर स्लीपर सेल्स, वो क्या करते हैं? पाकिस्तान के अंदर यही करते हैं। सो बेसिकली जरा जब तक हम इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं करेंगे, हम मीटिंग्स भी करते रहेंगे और ये बात इस तरह की रहेगी। अनवर रज़ा साहब, सूदमंद साबित होगा हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के साथ हमारी इंटेलिजेंस शेयरिंग? ज़रियाब, आज के जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई उसमें 10, 11 और 12 कोर के जो जनरल्स थे उन्होंने बड़ी तफसीली ब्रीफिंग दी है लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर। एक्सटर्नल और इंटरनल जो हमारे यहाँ में चैलेंजेस हैं उनका कैसे मुकाबला किया जाएगा, उस पर बड़ी तफसीली बात की गई है। और जो आपने बात की, देखिए अगर तो आप खित्ते में क़याम अमन चाहते हैं, जो कि पाकिस्तान चाहता है, तो आपको इंटेलिजेंस शेयरिंग करनी पड़ेगी। बड़ा एक सेंसिटिव वाक़या था जो मुझे याद है, लेकिन यहाँ पर मैं दोहरा नहीं सकता, अभी करीब में ये पेश आया है। लेकिन देखिए, अगर हिंदुस्तान और अफगानिस्तान चाहते नहीं है कि उनके साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग की जाए, आप देखिए ना वो कैसे मुमकिन होगा, क्योंकि जो हिंदुस्तान है वो अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में दरअंदाजी करता है, उनकी ज़मीन इस्तेमाल करता है। उधर से हमें कश्मीर बॉर्डर पर उन्होंने एंगेज किया हुआ है। वो चाहते नहीं है कि पाकिस्तान और खित्ते में क्या में अमन है, जबकि पाकिस्तान चाइना के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग करता है और उसके जरिए बहुत सारी ऐसी कार्रवाइयां हैं दहशतगर्दी की जिनको कंट्रोल किया गया है। अगर हिंदुस्तान चाहता है तो वो पब्लिकली ये बात करे, लेकिन वो हरगिज नहीं चाहता। वो चाहता है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए। बलोचिस्तान के अंदर जिस तरह दरअंदाजी की जा रही है वो नाकाबिले बयान है। पॉइंट आपका आगे बलोचिस्तान वाला फैक्टर जरा मैं रिजवान रज़ी साहब से ले लूं। विद इन द पाकिस्तान
बलूचिस्तान हमारा बड़ा हसास सूबा है रिजवान रज़ी साहब। देखिए, एहसास होने के बावजूद भी वहाँ पे जिस तरह हमने कौम परस्तों को गले लगाने के लिए पाकिस्तान परस्तों की हौसला शिकनी की है और उनको पावर कॉरिडोर से पड़े रखा है, उनको अगर वो पॉलिटिकल वर्कर थे तो उनको उनकी पार्टियों ने ओन नहीं किया, उसका खुमियाजा और उसकी जो कीमत है वो हमें आज अदा करना पड़ रही है। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस की जो प्रेस रिलीज आई है, मुझे उसमें देख के एक खुशी हुई, वो ये कि कश्मीर का जिक्र जो है वो अफगानिस्तान के जिक्र से ऊपर आया है। ये पाकिस्तान की जो पुरानी रवायती पॉलिसी है, जो कि तकरीबन आज से कोई 8 साल 10 साल पहले इसमें तब्दीली कर दी गई थी या तब्दीली हो गई थी, हम उसकी तरफ वापस आए हैं। तो ये मैं इसे एक बड़ी खुश आइंद इस हवाले से इंडिकेशन समझता हूँ कि ना सिर्फ कि कश्मीर का जिक्र आया, वहाँ पे जुल्म सितम की बात भी हुई, और इस वक्त भारत की फौजी क़यादत अमेरिका से ज्यादा टेक्नोलॉजी और असला लेने के लिए पाकिस्तान बैशिंग कर रही है। उस पाकिस्तान बैशिंग का भी जवाब देने की बात भी कही गई और कहा गया कि अगर उन्होंने कोई हरकत की और उस महीने में ये कहा जा रहा है फरवरी में, जो कि फरवरी जो है वो हमने वो जो अभिनंदन साहब को चाय भी पिलाई थी, अगर आपको याद हो तो पीजे मीर साहब जो हैं वो मुस्कुरा रहे हैं चाय के जिक्र के ऊपर, हमने चाय भी पिलाई हुई है इस महीने के अंदर। तो उस महीने में जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें इसका जिक्र मेरा ख्याल बहुत मानी खेज है, और उन्हें कहा गया कि भाई तुमने अमेरिका से असला लेना है तो अमेरिका से बात करो, हमारी बैशिंग बंद करो। एक चीज मैं इसमें जरूर ऐड करूंगा कि हम जो कर रहे हैं, हमें अपने कश्मीर सेंटर्स ब्रसल्स, वॉशिंगटन और लंदन, ये जब तक हम नहीं खोलेंगे हमारी एक्स ऑफिशियल एम्बेसीज, ये हम यही बात करते रहेंगे। चलें इसको भी आगे चल के प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड, पब्लिक ओपिनियन। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जो भी लिए गए अब तक के अहम फैसले हैं, उनके मुताबिक अगर हम देखें तो तजारती महाज पर ऐसा लग रहा है कि एक नई जंग शुरू होने वाली है। इसमें कनाडा और मैक्सिको तो ऐसा लग रहा है कि शायद वो कहीं ना कहीं अपने मामलात को मुज़ाकरात के ज़रिए या फिर शायद खुद झुक कर किसी न किसी तरीके से इनको हल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन चीन की तरफ से जो रिस्पांस सामने आया है वो एग्रेसिव है, और उससे तो यही लग रहा है कि चूंकि वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, कानूनी चाराजोई कर रहे हैं इस मामले पर, उससे ऐसा लग रहा है कि ये मामला जो है वो अदालती हो जाएंगे, कानूनी चाराजोई होगी। लेकिन जिस तरीके से टैरिफ बढ़ाया जा रहा है उससे यकीनी तौर पर ख़ुद अमेरिका को भी बहुत सारे जो उनकी मईशत पर होने वाले मामलात हैं उस पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का तो सामना करना पड़ेगा वहाँ के जो अमरीकी सिटीजन हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इससे पहले भी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जब पहले इक़्तिदार संभाला था तब भी उन्होंने अपने आलमी असर और रसूख की वजह से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जजेस की रद्दोबदल या फिर उनकी बरतरफी के हवाले से, अपने मनपसंद जज रखने के हवाले से भी अपने उस यूँ कह लीजिए कि पावर को यूटिलाइज किया था। तो आज अगर चाइना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रुजू भी करता है या कानूनी चाराजोई की तरफ भी बढ़ता है तो क्या उसको वहाँ पर वो नताइज हासिल होंगे जो वो लेना चाह रहा है? यासीन आज़ाद साहब मुझे बताइएगा, ये बड़ा टेक्निकल इशू है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर चाइना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बढ़ता है और कानूनी चाराजोई का जो कि वो बाकायदा तौर पर ऐलान भी कर चुका है, हमें तो ऐसा लगता था कि ये मसाइल सिर्फ पाकिस्तान के ही, अपनी मर्जी का जज लगाओ, अपनी मर्जी का जज हटाओ, लेकिन सुपर पावर अमेरिका जाहिर सी बात है वो इन मामलात में अपना असर रसूख इस्तेमाल करने में आगे आगे है। तो कोई सुनवाई हो सकेगी चाइना की आलमी इदारे से? देखें, चाइना एक ताकतवर मुल्क है, कारोबारी एतबार से दुनिया में उसका नाम लिया जाता है। तो ये इतना आसान नहीं है जिस तरह ट्रंप से चाइना पे भी पाबंदी लगाने चाहता है या कनाडा पे या दूसरों पे। तो ये कनाडा की हद तक आप किसी हद तक कह सकते हैं कि शायद वो उनकी बात मान ले या कोई और मुल्क मान ले, लेकिन चाइना जो एक बड़ी ताकत होने के बावजूद वो अमेरिका के सामने कभी भी झुकने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और जहाँ वो आइनी रिलीफ लेने के लिए चाइनीज़ को अगर कहीं जाना पड़ता है तो वो जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, जाना उनका हक बनता है। और वक्त से पहले ये कहना कि उनको कोई रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझसे इसलिए एग्री नहीं करता कि अभी गज़ा के मामले में देखें, मामला इंटरनेशनल कोर्ट में गया तो उन्होंने इसराइल के ख़िलाफ़ जजमेंट तो दिया ना,
तो इसी तरह जब ये मामला कारोबार के एतबार से चाइना आगे लेके जाएगा, दुनिया में चाइना का कारोबार फैला हुआ है, तो उसकी बात को सुना जाएगा, क्यों नहीं सुना जाएगा, हर हालत में सुना जाएगा। अब जो सूरत हाल इस वक्त अमेरिका की है, वहाँ लोगों की पकड़ दकड़ भी हो रही है, लोगों को उठा के वापस भी कर रहे हैं, कारोबार पे टैक्स भी लगा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। तो ये एक नया प्रेसिडेंट जब आया, वो अपनी जो भी तरीकाकार अपना रहा है, जब चंद महीने गुजरेंगे तो ट्रंप को भी पता चलेगा कि वो जो फैसले कर रहा है उससे अमेरिका का नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है। मुमकिन है वो भी इमरान खान की तरह यू टर्न लेके कुछ और बात करना शुरू कर दे। तो ये सिचुएशन जो है इस वक्त इतनी आसान नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान पे आप कहते हैं जी फलां पाबंदी लगा देंगे, मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, पाकिस्तान की जोग्राफियाई एतबार से जो पोजीशन है वो ना तो इंडिया की है ना किसी और मुल्क की है। पाकिस्तान की ज़रूरत हर बड़ी पावर को ज़रूरत है उसकी। अच्छा। तो बड़ी पावर को ज़रूरत है। कल आप ये बात कर लें कि अगर अफ़गानिस्तान के मामले में उस वक्त अमेरिका को पाकिस्तान के ज़रिए फ़ज़ाई हमले करने का एक रास्ता नहीं दिया जाता, तो क्या काबल के अंदर जाके अमेरिका ये फतह हासिल कर लेता? थ्रू इंडिया कर सकता था? नहीं कर सकता था। तो पाकिस्तान की जो जोग्राफियाई सूरत हाल है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ना अमेरिका कर सकता है, ना रूस कर सकता है, ना चाइना कर सकता है। इसी तरह चाइना का कारोबार के एतबार से जो उसकी पूरी एक साख बनी हुई है दुनिया में, क्योंकि वो चीज़ सस्ती दे रहे हैं, ठीक है, सस्ती चीज़ दे रहे हैं, और वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो उस चीज़ को ख़रीदना पसंद करते हैं। ठीक। तो मैं ये समझता हूँ कि चाइना को दबाना अमेरिका के बस की बात नहीं है। और कनाडा के मतलब तो ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया कि आप हमारा सूबा बन जाएं। एक इंडिपेंडेंट मुल्क है, उसका अरसा दराज से मतलब आपको लग रहा है कि आगे चलकर तो क्या ट्रंप के जो है वो खुद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसके भुगतने पड़ सकते हैं? ये इतना इजी नहीं है इसको अगर ब्रॉडर पर्सपेक्ट में देखें। लेकिन मैं ठीक है, मैं इसको पाकिस्तान के साथ थोड़ा सा कनेक्ट करना चाह रही हूँ। जो हमारी ज्योमेट्रिक पोजीशन है पीजे मीर साहब, अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान को चाइना और भारत के लेंस से देखा है। मीनवाइल पाकिस्तान में जो हमारा एक अहम कह लीजिए कि सी पैक है, वो वेल कनेक्टेड है चाइना के साथ और चाइनीज ट्रेड के साथ। तो और ये जो आज का दौरा है प्रेसिडेंट साहब का चीन का, और एक डेलीगेशन भी लेकर गए हैं, वो बहुत सी मुलाकातें हैं, तजारती महाज पर भी होनी है। सर ये इस दौरे की इम्पोर्टेंस, ठीक है, इसकी सिग्निफिकेंस, टाइमिंग और अमेरिका पाकिस्तान को चीन और इंडिया के लेंस से देखना, सर ये जरा मैं चाहूंगी कि इसकी तरफ हमारे थोड़ी तवज्जो दिलाएं। देखिए ये जो सारी आप इस वक्त देख रहे हैं, ये बातचीत हो रही है। इनफैक्ट आज नेतान्याहू की भी मीटिंग है प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ। अच्छा। देखो ट्रंप जो है ना, वो हमारे जैसे मुल्कों को ट्रैम्प बनाना चाहता है। सिंपल इज दैट। हमें वो कभी नहीं इस तरह वो ऐसी खुली छुट्टी देगा कि जो मर्जी तुम करो। हम करने की कोशिश कर रहे थे, आपको याद है प्रेसिडेंट जरदारी ने पूरी कोशिश की, गैस की वो ऑयल पाइपलाइन इधर लेके आए, हमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपको स्ट्रेट अवे कह दिया कि यू डू व्हाट वी टेल यू टू डू। हम शोर मचाते हैं जो मर्जी, जब तक हम अपने सिस्टम को, जब आप पाकिस्तान की रेफरेंस से बात करते हैं, अपने सिस्टम को और अपने पॉलिटिकल सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे, हमें एक्सप्लॉइट किया जाएगा। अब बात आती है जो ट्रंप साहब बात कर रहे हैं, अमेरिका के अंदर तो रिसेशन आया हुआ है। ये जो मेक्सिको वॉल की बात कर रहे हैं, ये इसकी कनाडा की बात कर रहे हैं, चाइना की। चाइना इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट गिवर इन द वर्ल्ड। तो उसको इस वक्त जो प्रॉब्लम है कि ये जो ट्रंप है वो पूरी लोगों को बताएगा, नहीं जी इंडस्ट्री वापस ले आओ, मोटर इंडस्ट्री इधर वापस लेके आ जाओ, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, पार्ट्स हम बनाएंगे, ये करेंगे। The question is, it doesn't work like that. ये मेरी नज़र में एक अच्छी सी 25 मिलीग्राम की उन्होंने गोली दी है अपनी आवाम को अमेरिका के अंदर। हाँ मैं ये कर दूंगा रेवोल्यूशन। तो बात यही है, अब अपनी पॉलिसीज रिव्यू कर रहे हैं ना। अब 1 फरवरी को बहुत बड़ा डिसीजन आना था, अब वो 1 महीना उस पर और ले लें। कनाडा पे आना था, कनाडा ने वैसे आपको थ्रेट कर दिया है कि वील गो टू द कोर्ट्स। एंड ऑफ कोर्स इनफैक्ट कनाडा के जो वज़ीर आज़म, उनका जो एक स्टेटमेंट भी सामने आया, उन्होंने अपने लोगों को कहा है कि आप कैनेडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर इन्हिसार करें और इनका इस्तेमाल बढ़ा दें। मतलब जो इंपोर्ट है, अमेरिकन इंपोर्ट, उसकी मतलब एक तरीके से कहा जाए तो बायकॉट ही होगा। एब्सोल्युटली। और उसके साथ क्या होगा कि जो कनाडा है वो अपना प्रोडक्ट ज्यादा महंगा बेचेगा, ठीक है, चीखें अमेरिका में आएंगी। सो द क्वेश्चन इज, ये इसको रिव्यू करेंगे। ये एक हेस्टी डिसीजन है, और ये जो हेस्टी डिसीजन है इट विल कॉस्ट ट्रंप। आप अगर आपको याद हो
कि अभी इनकी पार्टी के अंदर इनकी सख्त मुखालफत होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। और अभी जो अपोजिशन है वहां से भी इस मामले में आवाजें उठना शुरू हो चुकी हैं। खैर अपोजिशन का तो काम है एहतजाज करना, लेकिन फिर भी बहुत क्विकली ये रिस्पॉन्स आना शुरू हो चुका है। रिजवान रज़ी साहब, जरदारी साहब का दौरा चीन कितना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी हाल ही में तो वो क्या कहते हैं हल्फ बर्दारी हुई ट्रंप साहब की, हम भी बड़ा थोड़ा सा अपने खारजी उमूर को लेकर चल रहे होते हैं। हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इंटरनेशनली खारजी पॉलिसी मामले पर अमेरिका की तरफ? और देखिए, पाकिस्तान की मईशत को जंप स्टार्ट के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का इंजेक्शन चाहिए ताकि हमें डॉलर आए और हमारा ट्रेड बैलेंस भी कुछ अरसे के लिए, जब तक कि हमारी मईशत इस काबिल नहीं होती कि वो एक्सपोर्ट को मीट कर ले, वो भी, और हम रिमिटेंसेस से के उससे बाहर निकल जाएं, तो हमें वो करना है। मैं इसे अमेरिका से आइसोलेट करके देखता हूँ। बुनियादी तौर पे सदर यी ने पाकिस्तान के दौरे पे आना था जब पीटीआई की हुकूमत थी, और वो दौरा जो था वो मुलतवी कर दिया गया था। उसके बाद जब पीडीएम की हुकूमत आई तो चीन के वज़ीर आज़म तो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, सदर यी तशरीफ़ नहीं लाए, और उसकी वजह यह है कि वो CPEC 2 के इफ्तिताह के लिए आना चाह रहे हैं। पाकिस्तान का मौजूदा सेटअप, पाकिस्तान की मौजूदा ब्यूरोक्रेसी इस वक्त तक CPEC 2 की तैयारी नहीं कर पाए। हम डेरा इस्माइल खान के अंदर एक्सपोर्ट इंडस्ट्रियल जोन जो है उसको एक्टिवेट नहीं कर पाए, हम कराची के अंदर इस तरह की कोई हरकत नहीं कर पाए, हम लाहौर में नहीं कर पाए। तो वो कहते हैं कि फिर हम क्या करने आए आपके यहाँ ना, इसलिए जरदारी साहब जो हैं वो CPEC फेज 2 के लिए गए हैं। मेरे पास इत्तला भी है और मेरी हंच भी यही था कि वो वहाँ पे CPEC फेज 2 के लिए गए हैं, और इसके अंदर हमने जैसे ग्वादर पोर्ट का, ग्वादर के हवाई अड्डे का इफ्तिताह है, और उस तरह के 2-4 सिंबॉलिक इकदाम किए हैं। चाइनीज ज्यादा चाह रहे हैं और सिक्योरिटी के हवाले से भी वो चाह रहे हैं। ये दोनों चीजें जो हैं ये वो उनको कुछ अंडरटेकिंग देंगे, कुछ यकीन दहानियां करवाएंगे। हम एक इसमें से बेनिफिशियरी तो हो सकते हैं कि जब चाइना के ऊपर टैरिफ लगेंगे और हमारे ऊपर टैरिफ नहीं होंगे तो हमें 60% का या 50% का एडवांटेज होगा, तो हम बड़े आराम से जाके को थोड़ा बहुत उसमें से शेयर ले सकेंगे जो कि चाइनीज प्रोडक्ट वहां पे कर रही थी। और ये भी हो सकता है कि चाइनीज प्रोडक्ट पाकिस्तान की तरफ से राउट हो जाए। अच्छा, हाँ, यहाँ पे आए, सेमी फिनिश्ड हालत के अंदर फिनिश करें, हमारे लोगों को रोजगार मिले और हम एक्सपोर्ट करें। एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा अनवर रज़ा साहब, ये CPEC फेज 2 की तरफ इशारा दिया अभी रिजवान रज़ी साहब ने। उनकी जो खबर है वो ये है कि वहाँ पे CPEC फेज 2 के हवाले से भी प्रेसिडेंट साहब की मीटिंग होंगी चीनी इंतजामिया से। अमेरिका इसको किस नज़र से देखेगा? ज़रा आप पहली बात तो ये है कि आप देखिए कि अमेरिका ने हमेशा जो हिंदुस्तान है उसकी तरफ देखा, स्ट्रेटेजिक पार्टनर उनके बने, और इंडिया को हमेशा कश्मीर के मामले पे भी सपोर्ट किया। जब पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती है वो चले कि तजारती हवाले से देख ले, उसको वो अमेरिका को बड़ी खटकती है। लिहाजा प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी की चीनी सदर और वज़ीर आज़म से जो मुलाकातें हैं वो भी तयशुदा है। डेफिनेटली उसमें CPEC को आगे बढ़ाने के हवाले से और जो उसकी सिक्योरिटी है उसके बारे में भी बातचीत की जाएगी। मैं समझता हूँ कि आप देखिए कि अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको को तो शायद उनके साथ जो 1 माह के लिए उन्होंने ट्रेड टैरिफ को रोक लिया है। चाइना जो है वो बढ़ता हुआ दुनिया में उसका तजारती हुजम जो है उससे अमेरिकन परेशान हैं, और ट्रंप के जो फैसले हैं वो शायद जज्बात में आकर फौरी तौर पर तो कर देते हैं, लेकिन उन्हें इन्हें रिविजिट करना पड़ता है। और वो देखा आपने माजी में भी उन्होंने अपने फैसलों को रिविजिट किया। कनाडा और मैक्सिको की मिसाल आपके सामने है। चाइना का मामला इससे बिल्कुल डिफरेंट है। देखिए, चाइना का झुकाव पाकिस्तान की तरफ और पाकिस्तान का भी झुकाव चाइना की तरफ है, क्योंकि हम हमसाए भी हैं। और दूसरा देखिए कि अमेरिका वहां पर बैठकर इंडिया को जब यहां पर सपोर्ट करेगा, अफगानिस्तान के मामले पे पाकिस्तान ने उनको बहुत सारे एविडेंस भी प्रोवाइड किए, अक़वाम मुत्तहिदा में भी गए, उनकी जनरल असम्बली में भी जाकर हमारे वज़ीर आज़म ने शोर मचाया। लेकिन आप देखिए कि वो जूं का तू रहा मामला। और जो कश्मीर का मामला था वो भी आपके सामने है कि कभी भी हमेशा जो सफारती सतह पर अमेरिका ने उन हिंदुस्तान का साथ दिया है। ये जो सिचुएशन अब बढ़ती चली जा रही है, इकोनॉमी की सूरत, अब तो देखिए ना, जंगें जो है वो इकोनॉमी की जंगें हो रही हैं। ये नहीं है कि आपने एक दूसरे पर बम गिराना है। अब तो अमेरिका जो है वो खुद को कमजोर समझ रहा है। तो अमेरिका खुद अब जंगों में कूद पड़ता, वो तो खुद वहां से डेफिनेटली पीछे जा रहा है, भाग रहा है। अगर देखिए ना, अफगानिस्तान पे आप देखिए इतना जदीद असला अफगानिस्तान छोड़ के आगे हैं, आपको नहीं पता था वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होगा। वो डेफिनेटली आपने हिंदुस्तान के साथ साजबाज की और वो असला वहां पर छोड़ा, और वो असला पाकिस्तान में पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए रूट ले सकता है अमेरिका पाकिस्तान।
देखिए ये तो मुमकिन है ना कि कैसे असला आप उनसे वापस लेंगे, आप उनसे जंग करेंगे? ये पॉसिबल ही नहीं है। ये तो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कि हम जंगों के खिलाफ है और हम दुनिया में अमन चाहते हैं। देखिए अगर ऐसा होता तो पहले से ही आप वहां पर असला डेलिबरेटली छोड़कर ठीक है। भाग न जाते। और इसका आप देखिए ना, ये सारा प्लान किया गया था हिंदुस्तान के साथ अमेरिका ने, जिसकी वजह से अफगानिस्तान अब इसका फायदा हासिल कर रहा है। और बिलखसूस बलोचिस्तान और KPK में देखिए ना कैसे दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं और इतना जदीद असला, ये वही असला पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। तो ये सारी सिचुएशन जो है पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन भी समझती है, जानती है। ये नहीं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को इसके बारे में इल्म नहीं है और वो इसलिए इसको रोक भी रहे हैं। और दूसरी तारीफ देखिए ना, हमारा भी झुकाव इसलिए चीन की तरफ है कि चीन ने हमेशा जब भी ऐसा कोई मामला आया तो पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान का साथ इंटरनेशनल दिया है। ठीक है, मेरे पास पर भी वक्त आप बिल्कुल देखें खत्म पाकिस्तान हो के चुका हक है। में उन्होंने अनवर वोट साहब, दिया। पॉइंट आपका आ गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।